गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, 2 साल में देश भर से खत्म कर दिए जाएंगे टोल प्लाजा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त बना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 2 सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से ही काटा जाएगा। एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि रूस सरकार की मदद से हम जल्द ही जीपीएस सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर लेंगे, जिसके बाद 2 साल में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर टोल नाकों से भारत की सड़कें मुक्त हो जाएगी तो हमें टोल प्लाजाओं पर लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लिखी 8 पेज की चिट्ठी, दिए 8 आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दोस्तों कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि मंत्री ने आगे कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फाड़ डाली कृषि कानूनों की कॉपी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसान डटे हुए हैं। इसी बीच गुरुवार को कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किसान कानूनों की कॉपी फाड़ डाली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि कानून बीजेपी की चुनावी फंडिंग के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान नहीं, भाजपा भ्रमित है। 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। रोज एक किसान शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान लेंगे आप। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि देश के किसानों की मांगों के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। इस दौरान सदन में जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून की प्रीतियां भी फाड़ी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की चेतावनी, क्रिसमस के दौरान लोगों ने मास्क नहीं पहना तो यूरोप में बदतर हो जाएंगे हालात। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को एक चेतावनी जारी कर कहा है कि यूरोपीय देशों में इस महामारी का काफी तेजी से प्रसार हो रहा है। WHO के मुताबिक क्रिसमस के जश्न के दौरान अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया तो इन देशों में हालात काफी खराब हो सकते हैं। संस्था ने कहा कि अगर लोगों ने क्रिसमस पर चर्च जाने या फिर पार्टी करने के दौरान मास्क नहीं पहना तो आने वाले पूरे साल भी इस महामारी से जूझना पड़ सकता है। WHO ने ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। इसके अलावा लोगों के इकट्ठा होने और क्रिसमस पार्टियों में तय सीमा से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर सख्ती से रोक लगाने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, पूरी तरह सुरक्षित है स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट नहीं आया सामने। जी हां दोस्तों, वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। दोस्तों भारत बायोटेक और ICMR की स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले फेज के ट्रायल में वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है। वैक्सीन का पहला चरण 375 लोगों पर किया गया था। सिर्फ एक व्यक्ति में मामूली साइड इफेक्ट आए हैं और वो भी वैक्सीन की वजह से नहीं है। एक मरीज को 31 जुलाई को वैक्सीन लगाई गई थी और उसे 5 दिन बाद इस महामारी का संक्रमण हो गया था। हालांकि 15 अगस्त को उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और 22 अगस्त को उसे फिर छुट्टी मिल गई। इस घटना को वैक्सीन से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पबजी के दीवानों की टूट गई सारी उम्मीदें, देश में रीलॉन्च पर सरकार ने लगा दी पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारत ने बैटल रॉयल गेम यानी कि पबजी के लॉन्च से जुड़ी सभी अफवाहों को साफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY ने यह आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि केंद्र ने पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने की अनुमति नहीं दी है। MEITY ने सितंबर में सैकड़ों अन्य चीनी ऐप्स के साथ पबजी पर भी बैन लगा दिया था। RTI की क्यूरी का जवाब देते हुए मिटी ने यह घोषणा की है। दोस्तों, मिटी ने पबजी के लॉन्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। 23 नवंबर को RTI क्यूरी दायर की गई थी। इसके द्वारा यह सवाल पूछा गया था कि पबजी भारत में लॉन्च होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब होगा। इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पबजी को अभी तक लॉन्च के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में प्रधानमंत्री मोदी का था अहम रोल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। इंदौर में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच से बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि सबसे बड़ी भूमिका किसी भी नेता की थी तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है तोहफा, बढ़ सकती है आपकी सैलरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। इस महामारी के चलते इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता यानी कि डरनेस अलाउंस पर रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलता है, लेकिन अभी यह 17% के हिसाब से मिल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी संकट में आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से न चल पाने की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। 7th पे कमीशन के हिसाब से महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये भत्ता 17% की दर से दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जून 2021 तक यह व्यवस्था की है। इसके बाद इसमें फिर से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा किसानों को आंदोलन का है हक, लेकिन शहर बंद नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी किसान को आंदोलन का हक है, लेकिन आप किसी शहर को बंद भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AS बोबड़े ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आपको प्रदर्शन से नहीं रोक रहे हैं, प्रदर्शन करिए, लेकिन प्रदर्शन का एक मकसद होता है। आप सिर्फ धरना पर ही नहीं बैठ सकते, बातचीत भी करनी चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें भी किसानों से हमदर्दी है, हम केवल यह चाहते हैं कि कोई सर्वमान्य समाधान निकले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी के मंत्रियों को दी खुली चुनौती, करे शिक्षा पर बहस। जी हां दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव लड़ने पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ला सकती है। दोस्तों, बुधवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने ऐलान किया कि 22 दिसंबर को मैं लखनऊ में आ रहा हूं। यूपी के CM या किसी भी मंत्री से शिक्षा के मुद्दे पर ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि 70 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी के किसी मंत्री या नेता ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों भारत की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 99,70,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,44,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक इस महामारी के
18,80,000 से ज़्यादा कन्फर्म मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया के क्या है हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 7,42,00,000 से ज़्यादा इस महामारी के संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 1,70,00,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में दूसरा नंबर भारत का आता है, जबकि तीसरा नंबर ब्राज़ील का आता है। ब्राज़ील में 70,40,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मेक्सिको, पोलैंड, ईरान, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च। यह इसरो का इस साल का था आखिरी मिशन। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर दी है। यह जानकारी इसरो प्रमुख डॉक्टर के शिवन ने दी है। PSLV C-50 रॉकेट की मदद से यह लॉन्चिंग आज दोपहर 3 बजे की गई। दोस्तों खास बात यह है कि CMS-01 भारत की 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह भारत के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के इलाकों को भी कवर करेगी। यह इसरो का इस साल का आखिरी मिशन है जो कि सफल रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की संसदीय समिति से किया वॉकआउट, कहा बोलने से रोका गया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने रक्षा मामले की संसदीय समिति यानी कि पैरामिलिट्री कमेटी ऑन डिफेंस अफेयर्स की बैठक से बुधवार को यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे के बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी के रंग पर चर्चा करने में समय बर्बाद किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी समिति के समक्ष लद्दाख में चीन की आक्रामकता और सैनिकों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे लाना चाहते थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष जुएल राव बीजेपी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। सूत्रों के अनुसार जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में समिति की बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वर्दी के रंग के मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी और राहुल गांधी ने कहा कि इस पर चर्चा करने के बजाय नेताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लद्दाख में तैनात सशस्त्र बलों को मजबूत करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, देश में ठंड का कहर जारी, इन जगहों पर पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल की ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम लगातार करवट ले रहा है और उत्तर भारत की सर्द हवाओं की गति तेज होती जा रही है, जिससे के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हालांकि आने वाले दिनों में पारा काफी नीचे लुढ़क सकता है और आमतौर से अधिक ठंड पड़ने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के कई हिस्सों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो कहीं घना कोहरा भी देखा जा रहा है। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़ककर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोने के भाव में आई तेजी, चांदी में भी रही चमक। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी की कीमतों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर सोने का फरवरी वायदा 185 रुपए की मजबूती के साथ 49,780 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी MCX पर 740 रुपए की मजबूती के साथ 66,650 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का दाम 52,760 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का दाम 65,610 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। आज लगातार 10वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 4 महानगरों की बात की जाए तो दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे, जबकि मुंबई में 90 रुपए 34 पैसे, कोलकाता में 85.19 रुपए, चेन्नई में 86 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर रही। जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल दिल्ली
दिल्ली में 73 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 80.51 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 77.44 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 79.21 रुपये प्रति लीटर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन हुए इस महामारी से संक्रमित, प्रधानमंत्री भी रहेंगे आइसोलेशन में। जी हां दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो इस महामारी के संक्रमित के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि उनके ऑफिस ने एक बयान के जरिए की है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति का आज इस महामारी का टेस्ट पॉजिटिव आया। लक्षण आने के बाद उनका टेस्ट किया गया था। देश के नियमों के अनुसार मैक्रो अब 7 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। वह दूर से ही अपना काम और अन्य गतिविधियां करते रहेंगे। दोस्तों, मैक्रो के संपर्क में आने के कारण फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स भी आइसोलेशन में रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति दुनिया भर के उन कई राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक हैं जो इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइना के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक, अब भरोसेमंद कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे टेलीकॉम उपकरण। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया है। मोदी सरकार टेलीकॉम उपकरणों को खरीदने के लिए भरोसेमंद कंपनियों की लिस्ट बनाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में चीन की कुछ बड़ी कंपनियों को पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने कई चीनी एप्लीकेशंस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में अब तक चीनी कंपनियों का दबदबा ही रहा है, लेकिन सरकार के इस कदम से उन्हें तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने योगा को बढ़ावा देने के लिए योगासन को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में दे दी मान्यता। जी हां दोस्तों, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने गुरुवार को योगा को प्रतियोगी खेल के रूप में मान्यता दे दी है। बाकी खेलों की तरह अब योग भी राज्यों में योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। अब योगा के कॉम्पिटिटिव गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार योगा स्पोर्ट्स को भी उसी तरह आर्थिक मदद देगी जैसे दूसरे खेलों को दी जा रही है। अन्य खेलों की तरह अब लोग करियर बनाने के लिए योग में पहले से ज्यादा रुचि दिखाएंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय झंडे के बीच में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।